हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो प्राचीन भारत का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैं बताऊंगा और उसके लिए मैं 2-3 पार्ट में इसका वीडियो आएगा। प्रत्येक पार्ट को आप अच्छी तरह से देख के समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे उद्भव स्थल, कैसे इसका विनाश होता है, ये इन सारे चीज़ों के बारे में बताऊंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की उन प्राचीन सभ्यता में इनकी गिनती होती है जो सबसे पुराना है। इससे पहले लोगों के अंदर धारणा थी कि हमारे भारत का सबसे प्राचीन जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब पता चलता है तो पता चलता है कि यह वैदिक काल से भी बहुत पहले की सभ्यता है। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का उन महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले इसके खोजकर्ता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। उसके बाद काल निर्धारण, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब है, इनके काल का जो निर्धारण है उसके बारे में। उसके बाद भौगोलिक विस्तार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार हुआ था वो किन किन क्षेत्रों में था। उसके बाद इनके प्रमुख स्थल, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख नगर हैं, उनके बारे में। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे उनका जीवन कैसा था, उनकी दिनचर्या कैसी थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन में मैं बताऊंगा। उसके बाद अंत में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमुख स्थल और इनके सामाजिक जीवन। लेकिन इस वीडियो में मैं खोजकर्ता, काल निर्धारण और भौगोलिक विस्तार के जो प्रमुख बिंदु है उनके बारे में बताऊंगा। चलिए चलते हैं। खोजकर्ता, लोगों के अंदर यह धारणा थी कि जब ये 7वीं शताब्दी में पंजाब के क्षेत्र में जब ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई की जा रही थी तो उस समय से पके हुए ईंट निकलना वहाँ से शुरू हो गए थे। तो जब शुरू हुए तो लोग ये समझते थे कि शायद यह भगवान का प्रकोप है या भगवान का दिया हुआ है, लेकिन इनके पीछे मतलब कुछ कारणों का पता न लगा के इन्होंने उनमें से ईंट को निकाला और अपने मकान में इस्तेमाल कर लिए थे। उसके बाद क्या होता है, 1826 ईस्वी में जब चार्ल्स मैसन ने इस क्षेत्र का दौरा किया था, यानी पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत थे, इन क्षेत्रों का इन्होंने दौरा किया था, तो बहुत सारे टीलों को देखने के बाद इन्हें लगा था कि यहाँ पे कोई न कोई बस्ती थी, लेकिन इन्होंने भी उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई जो आगे की ओर सिंधु घाटी के सभ्यता की खोज की ओर इन्होंने ऐसा कुछ अग्रसर होने का कदम नहीं उठाया था। उसके बाद क्या होता है, 1856 ईस्वी में चार्ल्स कनिंघम एक इंजीनियर थे और यह पुरातात्विक खोज के भी बारे में ये जानकार थे, उनके जानकार थे। तो जब इन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया, और इन्होंने इस क्षेत्र का दौरा क्यों किया था, क्योंकि इस क्षेत्र में लाहौर से कराची तक रेलवे का विस्तार किया जाना था, और कराची वह क्षेत्र था जहाँ से बंदरगाह मतलब समुद्री तट है, और समुद्र तट के कारण रेलवे का विस्तार लाहौर से कराची तक जब किया जा रहा था, उसी बीच में ये इंजीनियर जो चार्ल्स कनिंघम थे, इस क्षेत्र का इन्होंने सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण करने के बाद इन्होंने पाया कि इस क्षेत्र में
कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ बस्ती थी, लेकिन उस वक्त इन्होंने बहुत सारी खोज की, ऐसे इन्होंने कोई कार्य नहीं किए थे। उसके बाद क्या होता है, 1856 में जब कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन की शुरुआत की जाती है, उसी बीच में वहाँ के जो इंजीनियर, उस क्षेत्र के जो इंजीनियर थे, रेलवे के इंजीनियर जो थे, बटन बंधु ने जब इस क्षेत्र की जो खुदाई करना शुरू किया था, तो इन्हें बहुत सारे ऐसे चीज़ मिले थे, कुछ मुहर मिले थे, जिसमें किसी मतलब और सारी चीज़ों का चित्र बना हुआ था। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और इन्होंने ब्रिटिश सरकार को, जो भारत में जो ब्रिटिश सरकार थे, उन्होंने इसकी सूचना दी कि इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ है। और यह इंजीनियर बटन बंधु के सूचना पाने के बाद कनिंघम ने क्या किया था कि 1861 ईस्वी में जो कनिंघम जो थे, चार्ल्स कनिंघम थे, ये भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने? 1861 ईस्वी में कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कर दी थी। और वह विभाग धीरे धीरे भारत के जो उन क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र जो थे, उन क्षेत्रों के खनन करने के बाद बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़ी सफलता नहीं हाथ लग पाई थी। उसके बाद क्या होता है, 1902 ईस्वी में जब भारत के जो वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन थे, तो लॉर्ड कर्जन के समय में इन्होंने जॉन मार्शल पुरातात्विक क्षेत्र के जो शोधकर्ता थे, उन्हें क्या किया गया था कि भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया था। इन्हें किसने बनाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में बनाया था। उसके बाद इनकी अध्यक्षता में 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी का जो क्षेत्र था, सिंधु घाटी सभ्यता जिनका विकास हुआ था, उस क्षेत्र की खोज किया जाने लगा था। एक भारतीय जो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जब इसकी खोज की गई थी, तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी। और हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद इसका जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो, उसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। चलिए एक बार खोजकर्ता के रूप में इसे फिर से ध्यान में रखेंगे। 1826 ईस्वी में जब अगर पूछा जाए कि सबसे पहले इस क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के क्षेत्र में किनका योगदान था, तो चार्ल्स मैसन जो थे उनका योगदान था। और 1826 ईस्वी में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। उसके बाद 1856 ईस्वी में चार्ल्स कनिंघम ने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद इस क्षेत्र से बहुत सारे ऐसे मोहर प्राप्त किए। उसके बाद क्या होता है, जब 1856 ईस्वी में ही कराची से लाहौर के बीच रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है, उसी दौरान जो बटन बंधु दो भाई थे, दोनों इंजीनियर थे, इन्हें बहुत सारे ऐसे चीज़ खुदाई के बाद मिलते हैं। तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार को सूचना दी कि यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता का विकास हुआ था। और उसके बाद कनिंघम ने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कर दी। उसके बाद 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का निदेशक नियुक्त किया था। उसके बाद जो पहला
शहर सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया था वो हड़प्पा जो है 1921 में इसकी खोज हुई थी। चलिए, खोजकर्ता के बारे में यह प्रमुख बिंदु है। उसके बाद काल निर्धारण। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल समय का निर्धारण है, इसके बीच भिन्न भिन्न इतिहासकारों के बीच बहुत मतभेद है। जो सबसे पहले जो जॉन मार्शल थे, यानी जॉन मार्शल जिन्हें भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक कर्जन के द्वारा बनाया गया था, तो इन्होंने खोज करने के बाद जॉन मार्शल ने क्या किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय निर्धारित किया था वो 3250 BCE से ईसा पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व का इन्होंने समय दिया था। क्योंकि कारण क्या था कि जितने भी ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी उसके बारे में कुछ लिखित प्रमाण न होने के कारण इसे स्पष्ट रूप से कहा नहीं जाता था कि यह फाइनली यही समय था। क्योंकि जो भी शोधकर्ता के बाद इससे जो पता निकला है वो पुरातात्विक था, यानी खुदाई से इन चीज़ों का अनुमान लगाया जाता था कि यह कितने वर्ष पुराना है। उसके बाद क्या हुआ था कि डीपी अग्रवाल, भारत के एक इतिहासकार डीपी अग्रवाल जी थे, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय निर्धारण किया था वो 2300 ईस्वी पूर्व से लेके 1700 ईस्वी पूर्व के बीच इन्होंने समय को निर्धारित किया था। लेकिन बहुत सारे और से इतिहासकार थे जो इसके समय निर्धारण में कुछ न कुछ अंतर अपने हिसाब से अंतर दिए और भिन्न भिन्न से बुक में अलग अलग दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, रेडियो कार्बन पद्धति। रेडियो कार्बन पद्धति के थ्रू ये सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया गया। रेडियो कार्बन पद्धति जो होती है वो किसी भी जीवाश्म के कितने वर्ष ये पहले का ये जीवाश्म है उसके बारे में उनकी आयु की गणना रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा किया जाता है। जब रेडियो कार्बन पद्धति से इसकी जांच की गई तो पता चला कि लगभग 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। लेकिन हमें क्या करना है कि जो एनसीईआरटी का बुक जो फॉलो करता है उसे हमें ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। अब इन सारे जो इतिहासकार थे उनके बीच जो कुछ ना कुछ गैपिंग था, तो इन सब को देखते हुए बहुत सारे इतिहासकार 2500 BC से लेके 1750 के बीच 1750 ईस्वी पूर्व के बीच लगभग इतिहासकार सहमत हो गए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उदय हुआ था वो इन्हीं कालों के बीच, इन्हीं समय के बीच हुआ था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे समय निर्धारण करने का समय की निर्धारित सीमा जो बताई जाती है वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व को हमें ध्यान में रखना है। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो ताम्रपाषाण युग के बाद इस सभ्यता का विकास हुआ था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। उसके बाद चलते हैं भौगोलिक विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार किस तरह से हुआ था, यानी यह भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र और पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। तो यह इनकी भौगोलिक स्थिति थी और इस क्षेत्र में जो खुदाई के बाद बहुत सारे स्थल प्राप्त किए गए हैं उनकी संख्या लगभग 2800 हो गई है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो छोटे शहर से लेके बड़े शहर थे उनकी संख्या लगभग 2800 हो गई है और सबसे ज़्यादा शहर गुजरात से प्राप्त किए गए हैं।
अब सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार के हिसाब से यह जो सबसे पश्चिमी स्थल था वह बलूचिस्तान राज्य के मकरान तट पर या स्थित सुतका गेडोर जो दास्क नदी पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र जो था वो मकरान तट के नज़दीक सुतका गेडोर शहर था और यह दास्क नदी के किनारे बसा हुआ था। और इसका सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो मेरठ जिला में पड़ता है और यह हिंडन नदी के किनारे था। हिंडन नदी के किनारे मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में यह पड़ता है। यह पश्चिमी से लेके पूर्वी क्षेत्र का जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव था, इसकी कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल था, जिसकी खुदाई के बाद प्राप्त हुआ था, यह जम्मू एंड कश्मीर का मांदा एक जगह था। मांदा जो चिनाब नदी पे स्थित है, यह उत्तरी स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांदा था। उसके बाद जो सबसे दक्षिणी स्थल था वो दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था और यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित था, जो महाराष्ट्र में पड़ता था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पश्चिमी क्षेत्र था वो बलूचिस्तान के सुतका गेडोर जो दास्क नदी के किनारे था, और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित था। उसके बाद उत्तरी भाग सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग मांदा जो चिनाब नदी के किनारे स्थित था, और सबसे दक्षिणी भाग नर्मदा नदी के तट पर दायमाबाद इसके जो दक्षिणी शहर थे वो स्थित थे। अब उत्तर से लेके दक्षिण तक इसकी कुल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर थी। 1600 किलोमीटर थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का यह क्षेत्र था, और इसका क्षेत्र जो कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुजाकार था। इसकी कुल क्षेत्रफल सिंधु घाटी सभ्यता की कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता की कुल क्षेत्रफल थी। उसके बाद यह जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था, इसमें लगभग अब 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं। इनके जो प्रमुख जो शहर थे वो 7 शहर थे। उनमें से भी महानगरों की संख्या 2 थी, मोहनजोदारो और हड़प्पा। ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, और बाद बाकी जो 7 नगर थे उन सभी नगरों का उनसे रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। अब खोजकर्ता, काल निर्धारण, भौगोलिक विस्तार, ये तीनों इस वीडियो में मैंने बताया। उसके बाद प्रमुख स्थल और सामाजिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं दोनों सेक्टर से आते हैं। उसके बाद इनके पतन को भी मैं बताऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 2 और वीडियो मैं लेके आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।